तो एक बार ये बताओ, जो लास्ट क्लास में हमने किया था वो कंप्लीट क्लियर हो गया था? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? जो कोई गैस है वो एक कंटेनर के अंदर जो होती है कितना प्रेशर अप्लाई करती है, वो चीज़ हमने पढ़ी थी। और लास्ट में मैंने आपको एक रिजल्ट और सोल्व करने के लिए दिया था, एक रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए दिया था। यस और नो? किस किस के बीच में? प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो निकाला, सोल्व हो गया था। ठीक है, अगर नहीं हुआ था तो करवा देते हैं। हमने क्या बताया था, जब भी दोनों चीजों में रिलेशन पूछी जाए आपसे तो दोनों के फॉर्मूले लिखो। प्रेशर का कितना था? 1/3 mn या 1/3, और क्या कर दिया जाए इसको, m इंटू एन किसके बराबर आया था? डेंसिटी के। काइनेटिक एनर्जी देखो किसके बराबर होती है? mv²। नॉर्मली पढ़िए तो यहां पे वेलोसिटी किससे ले रहे हैं हम? c से। तो क्या बन जाएगा? ठीक है, अब मुझे थोड़े सी इसकी रिलेशन निकालनी है। तो मैं इस काइनेटिक एनर्जी को अगर पर यूनिट वॉल्यूम स्टडी करूं, क्या स्टडी करूं? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये किसके बराबर आ जाएगी? पूरे को इधर भी किससे डिवाइड कर दो? मास से। अब मास बाय वॉल्यूम किसके बराबर आती है? तो क्या आ गया? 1/2 रो सी स्क्वायर। पर ध्यान रखना ये क्या ही है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आई है, ना कि टोटल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? तो ये किसके बराबर है? इसके। इसको हम अगर ई से नोट कर दें तो ये क्या बन जाएगा? क्लियर है? दोनों में कुछ रिलेशन ढूंढो। भाई रिलेशन ढूंढनी है तो जो कॉमन फैक्टर है उसकी वैल्यू निकाल के बराबर रखना पड़ेगा। तो यहां से रो सी स्क्वायर कितना आया? 2e के बराबर। इसको इसमें क्या करो? पुट करो तो p कितना आ गया? 1/3 इंटू कितना बन जाएगा? बट इस चीज का खास ध्यान रखें, ये E क्या है? काइनेटिक एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो सिंपल मैथमेटिक्स था, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं था। ठीक है, कर लोगे इसको सोल्व? ठीक है, आगे पढ़ते हैं आज। अगला टॉपिक आएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, यानी हम इसमें यह पढ़ने वाले हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। क्या पढ़ने वाले हैं? उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। क्लियर है? टोटल गैस की भी पढ़ेंगे और एक सिंगल मॉलिक्यूल की भी पढ़ेंगे। तो लेट हमने कंसीडर किया 1 मोल ऑफ गैस। क्या कंसीडर किया? 1 मोल ऑफ गैस। और स्मॉल m क्या लिया? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। और कैपिटल M क्या होता था उसका? पूरा सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। यस और नो? आगे चलते हैं। निकाल क्या रहे हैं?
तो शुरुआत यहीं से करेंगे। क्या होता था 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। पूरे गैस की बात कर रहे हो तो यहां पे क्या ले, कैपिटल एम, यही हो गया ना। ये तो आपने क्या पढ़ रखी है, एक टाइप से डेफिनेशन पढ़ रखी है। इसकी वैल्यू आपको चाहिए तो इसके डेरिवेशन में हम एक रिजल्ट यूज करेंगे, कौन सा, प्रेशर वाला ही। कौन सा यूज करना है, बुक में स्टेप आपके कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, इसको समझ के इसी को नोट डाउन कर लेना। बाकी टॉपिक बुक से पढ़ सकते हो, 2-3 टॉपिक जो करवाऊं इससे कर लेना, इजी रहेंगे काफी। P कितना है, रो सी स्क्वायर, बट हमारे पास तो क्या प्रेजेंट है, m। तो प्रेशर का कौन सा फॉर्मूला लिखोगे आप, m/v सी स्क्वायर। अब मुझे उस रिलेशन से mc स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और उसको इसमें पुट करना है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां से मैं mc स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं तो ये 3v कहां आ गया, इसके मल्टीप्लीकेशन में क्या हो गया 3pv। साथ साथ आपने क्या पढ़ रखा है, pv किसके बराबर, RT के बराबर। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 3RT के बराबर। क्या इस वैल्यू को मैं यहां रिप्लेस कर दूं, तो काइनेटिक एनर्जी जो मेरी बनी है वो कितनी आ जाएगी, 1/2 mc स्क्वायर। तो आपको डेफिनेशन वाइज लिखना ही लिखना है, साथ में किसके इक्वल आएगी, 3/2 RT हो जाएगी। कोई डाउट हो तो बता सकते हो, किसी बच्चे को किसी भी तरीके का डाउट हो तो पूछ सकता है। तो ये हमारी क्या आ गई, टोटल गैस की जो है काइनेटिक एनर्जी, 3/2 गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। क्लियर है। अगर आपसे पूछ ले फॉर 1 मॉलिक्यूल, तब आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, हाफ स्मॉल m c स्क्वायर। सी आपकी मॉलिक्यूल की एवरेज थी तो उसमें कोई चिंता नहीं है। क्लियर है। यहां भी वही आई है, पहले की m1c स्क्वायर, फिर हाफ m2c स्क्वायर, m3c स्क्वायर, फिर उसको कॉमन करके m1 m2 m3 मिला के क्या बन गया, कैपिटल M बन गया। कोई चिंता वाली बात नहीं। क्लियर है। ये कैसे आएगी, यहां पे बताओ क्या आएगा जल्दी से। आपने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पढ़ा है, एवोगैड्रो नंबर तो पढ़ा होगा, क्या होता था, जल्दी करो भाई फिर टाइम और कम ही है। अरे 6.8 तो सिंबल क्या होता था, अच्छा एवोगैड्रो नंबर किस क्वांटिटी को बोलते थे, एवोगैड्रो नंबर किस क्वांटिटी को बोलते थे, उसके अंदर जो पार्टिकल है उसकी संख्या को ही तो बोल रहे थे। जो सही बोलना होता है वो सही है, उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। कितनी क्वांटिटी थी, 6.023 इंटू 10⁻⁻23 पार्टिकल्स उसके अंदर होते थे। तो हमने 1 मोल लिया आपका जो गैस है, तो इसमें पार्टिकल कितने हो जाएंगे, ठीक है। मोर टेक्निकली इसको 1 ग्राम मोल बोलता है, तो ग्राम लिखना चाहो लिख लेना। तो यहां पे जो ये टोटल m आया है वो किसका मास है, एक पार्टिकल का मास मल्टीप्लाई इन टोटल पार्टिकल की संख्या। क्लियर हो गया। तो यहां से स्मॉल m कितना आया, m/n(a). करो पुट,
क्लियर है। अब mc स्क्वायर किसके बराबर आया था, रिजल्ट वही 3RT के बराबर, ये किसके बराबर 2NA के बराबर। ये फॉर्मूले ना कमर से बांध लेना है, इसको गांठ बांध लेना, इंपॉर्टेंट होते हैं, छोटे छोटे ध्यान नहीं आएंगे बल्कि पड़े हुए होते हैं। मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का मास और उसकी टोटल उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर हो गया। अब इस वाले पोर्शन को R/N ने बहुत बार पूछेगा, अगर नहीं है तो कंपटीशन में डायमेंशन कंसेप्ट यहां से पूछ लेगा, जो कि यूज बहुत कम होते हैं क्योंकि इस चैप्टर में देखने को मिलेगा, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स वहां देखने को मिलेगा, हम इस पे ध्यान कम देते हैं और क्वेश्चन यहां से निकल जाता है। इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, KB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो KB का फॉर्मूला लर्न कर लेना है, किसके, गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये क्या आता है, इसका नाम क्या रहेगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ध्यान रखना बेटा इसका, क्लियर है। तो यहां एक पार्टिकल की कितनी आ गई 3/2 KBT और उसकी कितनी आई थी 3/2 RT। तो याद करना है ना, तो कुछ भी चिंता नहीं, 3/2 RT को क्या कर दिया था हमने, Na से डिवाइडेड तो करा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। क्लियर है, वही तो आ रही है, टोटल को किससे कर दिया, Na से डिवाइड कर दिया। भाई मान लिया पहले में 1000 मॉलिक्यूल थे, तो एक मॉलिक्यूल की कितनी आ जाएगी, डिवाइडेड बाई 1000। क्लियर है ना, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, मेरे हिसाब से तो सिंपल है कि स्टेप वो किया, वैल्यू निकाल लिए। अब नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक आता है, अगेन उसको बुक से नहीं यहीं से पढ़ना है। KB की बेटा इसकी होती है 1.34 अप्रोक्स 10⁻³ होती है एग्जैक्टली, हाँ शायद यही होगी, 1.23 या 34 आती है, बाकी एग्जैक्टली मैं कंसल्ट करके बता दूंगा। यूज वही सेम चीज बहुत ही कम यूज होती है, तो फिलहाल ध्यान में नहीं आ रही, 10⁻³ ही होनी चाहिए जहां तक है। बाकी R कितना होता था हमारा, R 8.314 क्या होता है फिर, और Na तो फिर ये -34 जाएगी शायद यहाँ पे, बाकी चेक करके हम बता दूंगा कल इसको। क्लियर है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब आता है इंटरप्रिटेशन। और ये भी किसके भी आप पे, काइनेटिक के भी आप पे, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। एक बार यहां से ध्यान दो, आपको इसको स्टार्ट करना है इस इक्वेशन से। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी लर्न कर लेनी है, पूरे कितनी आती है 3/2 RT और वो कितनी है 3/2 RT बाई Na यानी 3/2 KBT। यहां से हम देखेंगे C² किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। क्लियर है, तो C किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, √ऑफ टेम्परेचर। तो पहली यही एक्सप्लेनेशन आपको डार्क लाइन में मिलेगी देखने को कि टेम्परेचर ऑफ गैस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ किसके, C क्या थी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ना, उसके स्क्वायर के बराबर। क्लियर है,
ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के बराबर। कोई डाउट, क्लियर है? तो पहला वो रिजल्ट आपको ध्यान रखना। दूसरे वाले में यहां पे भी ये पूरी क्या है, अगर पूरा देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी, हम सी स्क्वायर को नहीं चेक कर, एक मॉलिक्यूल की तो ये है ना, वो तो उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। देखो बेटा इसमें फर्क है, ये सी स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर है, ये मास मल्टीप्लाई सी स्क्वायर है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो पूरी काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो क्या होगी, टेम्परेचर के डायरेक्टली। और आपने ये चीज बखूबी पढ़ी हुई है कि गैस का टेम्परेचर बढ़ा दो तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, तेज तेज भागना शुरू कर देते हैं। यही तो हमने माना था कि गैस का टेम्परेचर पे ही क्या डिपेंड करेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी। कोई डाउट? तो इसको एक बार नोट कर लो, अगर ब्रीफ में नोट करना चाहते हो तो मैं 1-2 मिनट रोक ले। तो आगे शुरू करते हैं बेटा, छोटी छोटी 2-3 रिजल्ट और हैं। अभी यहाँ पे हमने देखा सी स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी के। ये रिजल्ट बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। यहाँ पे एक डेफिनेशन आएगी एब्सोल्यूट जीरो। अभी हमने पढ़ा जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या आती थी, हाफ एम सी स्क्वायर बाई 3/2 आर टी। तो अगर यहां पे मैं टी जीरो ले लेता हूं, टी ले लिया मैंने जीरो, तो ये पूरी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई, जीरो इंटू समथिंग कितना आ गया, क्लियर है? तो एब्सोल्यूट जीरो उस टेम्परेचर पे को बोला गया है जिस पे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, जीरो। तो इट इज दैट टेम्परेचर एट विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम जीरो। लिख लो ये डेफिनेशन, ठीक है? यानी इस पे जो मॉलिक्यूल का मोशन है रुक जाएगा, रुक जाएंगे मॉलिक्यूल, स्टॉप हो जाएंगे अगर गैस के टेम्परेचर को आप जीरो कर देते हो, एब्सोल्यूट जीरो। क्लियर है? एब्सोल्यूट जीरो की बात कर रहा हूं, हम इसके आसपास भी नहीं पहुंचे, 0 डिग्री सेल्सियस की बात नहीं कर रहा मैं। कहीं ये सोचो टी, मैंने सेल्सियस नहीं लिखा है, ध्यान रख लेना। आगे डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज। डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज। पहला लॉ क्या पढ़ा था बेटा, बॉयल्स लॉ। ये मैं आपको कई बार ट्रिक बता चुका हूं, पी वी टी, बॉयल्स, दूसरा क्या चार्ल्स, तीसरा, ठीक है, क्या हो गया, हाँ सॉरी, चार्ल्स भी और टी का होगा, चार्ल्स और ये हो जाएगा गैलुसेक। तो तीनों ही फटाफट से डेरिवेशन देखते हैं। आपको ड्राइव क्या करना है, ये क्या कहता था, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या दूसरे स्टेप में प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो कांस्टेंट बाय वॉल्यूम, या तीसरी डेफिनेशन पीवी बराबर है कांस्टेंट। ये इसकी क्या थी डेफिनेशन, ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूफ में आप क्या स्टार्ट करोगे, अगेन प्रेशर वाली इक्वेशन लेनी है। क्या लेनी है आप स्टार्ट करेंगे P इज इक्वल टू 1/3, आगे क्या, पर वो लेना जिसमें मास वॉल्यूम दोनों आई हो, ठीक है, क्योंकि हमें मास भी चाहिए वॉल्यूम भी चाहिए। क्लियर हो गया? तो यहां से क्या दिख रहा है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा V को निकाल लो उधर, तो क्या आया, तो यहां तो हमें PV पे काम करना है ना, तो क्या आ जाएगा
पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी स्क्वेयर। क्लियर है? बोलो। एंड काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ने क्या कहा था कि सी स्क्वेयर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? टी के। तो क्या ये दोनों नहीं हो जाएंगे एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? इन दोनों से क्या आ जाएगा? पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। तो अगर टेम्परेचर कोई कांस्टेंट ले लिया तो पी वी किसके बराबर आ जाएगा? कांस्टेंट। क्या पहला प्रूफ हो गया? सेकंड, चार्ल्स लॉ ये क्या कहता है भाई कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी किस पे? एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आप इसी रिजल्ट को यूज करके अब आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाल लेना। पहले तो पीवी का निकाला जहां जरूरत थी, यहां किसकी जरूरत है? वॉल्यूम की। तो V किसके बराबर आ जाएगा? 1/3 mc² P। क्लियर हो गया? तो V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? c² P। c² किसके डायरेक्टली है? प्रेशर आपने कांस्टेंट लिया तो V किसके डायरेक्टली आ गया? ठीक है जी। तीसरा क्या कहता था? गे-लुसेक, या इसका एक नाम और है रिग्नॉल्ट लॉ, इस नाम से ही पूछ सकता है इसको। ये क्या कहता था? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। तो यहां पे आपने इसी एक्सप्रेशन में क्या करना है? इसी फॉर्मूले से लिखोगे यहां से एज पी इज इक्वल टू 1/3 m/v c²। पी का एक्सप्रेशन पहले लिखा हुआ है, ये किस पे लिखते थे? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसमें किस किस पे डिपेंडेंसी रख लो? और V पे। c² किसके होता है? तो अगर ये कांस्टेंट हो गया तो P किसके डायरेक्टली आ जाएगा? कर दोगे? कुछ भी नहीं है इसके अंदर। फोर्थ आता आपका आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन ये डेरिवेशन आपकी हो चुकी है। इसमें स्टार्ट यहां से करोगे और यहां तक पहुंचोगे। लास्ट में कहां तक पहुंचोगे? पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी तक। जब आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हो तो क्या आता है? साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट, यहां उस कांस्टेंट को क्या दिख रहे हैं? आर। दिस इज अवर आइडियल गैस इक्वेशन। कर लोगे? बहुत ही ज्यादा इजी है। बस एक रिजल्ट क्या याद रखना है? c² टी की डिपेंडेंसी। तो क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 2-3 चीजें और बच गई, डिफ्यूजन लॉ, ग्राम्स लॉ, उसके बाद पढ़ेंगे हम सॉरी जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है एक बहुत ही अच्छा टॉपिक डिग्री ऑफ फ्रीडम, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। वो करने के बाद ब्राउनियन मोशन, ये तो पढ़ा ही होगा आपने, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा ब्राउनियन मोशन, जिग जैग पाथ क्या होता है, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, एक टॉपिक वो है। उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2-3 क्लास का बचा है बेटा, तब तक के लिए बाय।